इस पे कोई शक नहीं, जिस मौजू पर हम बहस कर रहे हैं ये एक अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज है और दुनिया रिकग्नाइज कर रही है कि दूसरी आलमी जंग के बाद अगर दुनिया को किसी क्राइसिस से नबर्द आजमा होना पड़ा है तो वो कोविड-19 का क्राइसिस है। हमसे ज़्यादा मौसर और मुस्तहकम मईशतें जो हैं, जैसे कि सेनेटर साहिबा फरमा रही थी, उनके अपने हाथ पांव फूल गए। आप देख रहे हैं अमेरिका की कैफियत आपके सामने है, यूरोप की कैफियत आपके सामने है, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, आप देख रहे हैं वो कैफियत क्या है। अब इन हालात के अंदर रहते हुए पाकिस्तान जैसी डेवलपिंग कंट्रीज ने भी इस आफत का, इस वबा का मुकाबला करना है और इंशाअल्लाह हम कर रहे हैं और करेंगे। और मेरा यकीन कामिल है कि हम बहसियत कौम इसको शिकस्त देने में कामयाब होंगे। जनाब वाला, यहाँ मैं ये कहता चलूँ कि यहाँ मोहतरमा ने कहा कि कंफ्यूजन है, कोई पॉलिसी नहीं है। मैं सद एहतराम उनसे इख्तलाफ करता हूँ। कंफ्यूजन हरगिज़ नहीं है, पॉलिसी वाज़े है, एक नेशनल स्ट्रेटजी मुरतब की जा चुकी है और हुस्न इत्तफाक देखिए कि उसके मुरतब करने में इनका अपना हाथ है, इनकी अपनी हुकूमत का हाथ है और हमें खुशी है और हम उस इनपुट को अहमियत की निगाह से देखते हैं। जितनी पॉलिसीज जनाब वाला इस वक्त नाफिज की गई हैं, जो जिन पर अमल किया जा रहा है, इस पर पीपल्स पार्टी का पूरा इनपुट है, क्योंकि दोनों फोरम्स जिन पर इन पॉलिसीज पर बहस की जाती है, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी, उसके मेंबर कौन है? वजीर आला सिंध उसके मेंबर हैं और हर इजलास में जिसमें मैं भी जाता हूं, सबसे पहले सूबों में अगर फ्लोर दिया जाता है तो वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को फ्लोर दिया जाता है और उनकी बात को वजीर आजम बड़े गौर से सुनते हैं। इसके साथ साथ PMLN की जो इनपुट है वो हमें मिल जाती है वजीर आजम आज़ाद कश्मीर से। गिलगित बल्तिस्तान में इनकी हुकूमत है और उनके चीफ मिनिस्टर जो हैं वो अपना इनपुट देते हैं और हम उनको न सिर्फ सुनते हैं, उनकी हर मुस्बत चीज़ को इनकॉर्पोरेट भी करते हैं और इंशाअल्लाह ये ऐसा ही हम करते चले जाएंगे। जनाब वाला, अब एक तासुर दिया जा रहा है कि ये जो वबा जिससे हम दो चार हैं, इसका हल जो है वो लॉकडाउन है। हरगिज़ नहीं, इसका हल लॉकडाउन एक हिकमत अमली का एक जुज़ है। इसका हल तो एक वैक्सीन की इजाद है जिस पे पूरी दुनिया कोशिश कर रही है। वक्त लगेगा, 18 माह लग सकते हैं, 2 साल लग सकते हैं, कम भी लग सकता है, लेकिन वक्त लगेगा। असल हल तो वो है। जब तक वो हल सामने नहीं आता तो हमने देखना है कि हम इसको, इसकी प्रिवेंशन को, इसके स्प्रेड को किस तरह महदूद कर सकते हैं। और जब महदूद की बात करते हैं तो लॉकडाउन जो है उसका एक जुज है और उसका एक हिकमत अमली का एक हिस्सा है कि उससे हम जो कर्व है, उसकी जो उसका जो फैलाव है, उसको हम उसकी मुद्दत में दुरानिया में इजाफा कर सकते हैं। अब मैं अर्ज करता चलूं, यहां यह भी कहा गया कि वजीर आजम कहाँ है, तो आपके इत्तला के लिए वजीर आजम इस्लामाबाद में है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, वजीर आजम मैं समझ रहा हूँ, आपके इशारे में समझता हूँ, बड़ा अरसा कच्चे गुजरा है, बड़ा बस सब इशारे समझता हूँ। इस्लामाबाद में है और रोजाना कोविड-19 पर मीटिंग्स करते हैं और सुबह से लेकर शाम तक, जब से इस वबा से हमें सामना करना पड़ रहा है, जनाब चेयरमैन, उन्होंने अगर कोई नशिस्त की है और वो रोजाना करते हैं सुबह से शाम तक, अफ्तार तक, वो एक ही इशू है
अब वो है कोविड-19, जिस पर वो मीटिंग्स करते हैं और अहकामात देते हैं। अब नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिन पे इनकी अपनी नुमाइंदगी है और इनके अपने वज़राए आला इस बात की निशानदेही कर देंगे, इस वक्त तक कम से कम 11 इजलास ऐसे हैं जो वज़ीर आज़म खुद चेयर कर चुके हैं, और जो नेशनल जो है कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर, उसका रोजाना इजलास होता है, 9 से 11 रोजाना इजलास होता है, जिसकी सदारत अपना मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग असद उमर साहब करते हैं, जिसमें आपकी नुमाइंदगी होती है। सिंध का वजीर आला होता है, आज़ाद कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी होते हैं, गिलगित बल्तिस्तान के चीफ सेक्रेटरी होते हैं, और सारों सूबों का इनपुट वहां आता है। मकसद क्या है? 3, हम उनसे अपडेट लेते हैं, क्या अपडेट है आपके सूबे की, क्या सूरत हाल है। नंबर 2, कंसल्टेशंस करते हैं, और उन कंसल्टेशंस को बुनियाद बनाकर हम एक इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश करते हैं, और उस इत्तफाक राय से हम अपनी हिकमत अमली वज़ा करते हैं, और वो इजलास फिर नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में जाता है अपनी सिफारिशात लेकर, और नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी जहां फिर इनकी नुमाइंदगी होती है वो उसका फैसला करते हैं। अब मैं ये बसात एहतराम कहना चाहूंगा कि जो मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना देख रहा हूं। आप पॉलिटिकल लोग हैं और सियासी ज़रूरियात हम समझते हैं, एक दूसरे की सियासी मजबूरियां, ज़रूरियात हम समझते हैं। मीटिंग के अंदर जब आते हैं माहौल खुजा, और जब बाहर निकलते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है, और जो कैमरे की जब वो कहते हैं ना, जो फोकस होता है, तो फिर हमारे कुछ तेवर बदल जाते हैं, और बदलने लाजमी बात है। सियासत करनी है, सियासी बका है, जंग है, सर्वाइवल है, वो ज़रूरियात हम समझते हैं, हम भी सियासी अमल से गुजरे हैं, तो हम इन चीज़ों को पूरी तरह समझते हैं। जनाबे वाला, मैं पहली बात जो इस ऐवान को अर्ज करना चाहूँगा वो ये है कि पार्लिमानी जमहूरियत है, और पार्लिमानी जमहूरियत में पार्लिमान की अहमियत से कोई इनकार कर नहीं सकता। इसीलिए आप ही की पार्टी के चेयरमैन के साथ गुफ्तगू के बाद, इसीलिए मुस्लिम लीग नून की क़यादत के साथ गुफ्तगू के बाद हमने पूरे SOPs के साथ नेशनल असेंबली का इजलास बुलाने का फैसला किया। और जब हमने इजलास बुलाया तो हमारी ही दरख्वास्त पर हम शुक्रगुजार हैं ख्वाजा आसिफ साहब के, जिन्होंने रिक्वेजिशन वापस लिया। अगर इजलास बुलाने में हमें कोई हिचकिचाहट होती तो हम क्यों बुलाते? वहां भी तैयार थे, यहां भी तैयार हैं। हरगिज कोई हमें कोई इसमें दिक्कत नहीं है कि इजलास बुलाए। इजलास का मकसद क्या जनाबे वाला? इजलास का मकसद ये है कि हम आपकी गुफ्तगू सुने, आपका इनपुट ले। जैसे मैंने कल कहा, मैं आज फिर दोहरा देता हूं, ये एक नेशनल इमरजेंसी है। इसके लिए पूरी फेडरेशन को मिलकर काम करना है, सब स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना है, और एक नेशनल हिकमत अमली हमने अपनानी है, हम अपना रहे हैं, ताकि मिलकर हम इस वबा का मुकाबला कर सके और इसको शिकस्त दे सके। जनाबे वाला, अब यहां ताखीर क्यों हुई बुलाने में? ताखीर इसलिए हुई कि इत्तफाक नहीं हो रहा था। सितम ज़रीफी देखिए, आप ही की अपनी सेनेट के डिप्टी चेयरमैन साहब इस इजलास के खिलाफ थे जो आप बुला रहे, उनका तो बयान आया, उन्होंने तो खुद कहा है। आप ही के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक नामवर सियासतदान कहते हैं हरगिज इजलास ना बुलाओ। आप कह रही हैं हमें इजलास में रुका जा रहा है। आप पहले फैसला तो कर लें अपनी सफों के अंदर, आप चाहते क्या है। फिर जब बात हुई, जी बात कर रहे हैं, पर आप अपनी बारी पे बोल रहे हैं साहब, प्लीज जी। Any of the members that spoke before me, if I did not, please bear with me. जी जनाबे वाला, मैंने तो उनका बयान कोट किया है, मैंने तो नहीं दिया बयान। उनका ताल्लुक क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नहीं है? अगर नहीं है तो मैं वापस ले लेता हूं बयान। अब उसके बाद मैं ये कहता हूं, खुद इनकी क़यादत बहस मुबाहिसा में रही कि क्या किया जाए, इजलास बुलाया जाए, क्या वर्चुअल बुलाया जाए, फिजिकल बुलाया जाए। 6 नशिस्तें की हमने, 6 नशिस्तें की। 6 नशिस्तों में इनको बड़ी मुश्किल से हम एक कंसेंसस पे आए कि इजलास जब बुलाया जाए
तो कैसा बुलाया जाए? मैंने बरतानिया का जो तरीकाकार है उनके सामने रखा, आपके सामने नहीं, जो आपकी क़यादत है उनके सामने रखा और उनको बताया कि वहां हाउस ऑफ कॉमन्स में फिजिकल भी हो रहा है, वर्चुअल भी हो रहा है, हाइब्रिड है। क्या वो करना चाहते हैं? कई दुनिया में वर्चुअल हो रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों का ख्याल था कि क्योंकि हमारे रूल्स में ये गुंजाइश नहीं है वर्चुअल की, तो हमें फिजिकल करना होगा। हमने कहा उस पर भी हमको इतराज नहीं है, आइए बैठकर एसओपीज डेवलप कर लेते हैं और उन एसओपीज को सामने रखते हुए हम इजलास बुला लेते हैं और एसओपीज नहीं, आप इंटरप्ट ना करें प्लीज। जी ट्राइंग टू बिल्ड एन आर्गुमेंट। जी प्लीज सेनेटर शहीद रहमान साहब प्लीज इंटरफेयर ना करें। देखिए सर, मुझे समझ नहीं आती, एक जमाने में पीपल्स पार्टी में बड़ा हौसला होता था, अब उजलत दिखाई दे रही है, अब परेशानी दिखाई रही, क्या हो गया? जी पीपल्स पार्टी है? जी प्लीज। पीपल्स पार्टी का मैं कल जिक्र कर रहा था, वो तो और थी। लगता है वो पीपल पार्टी तशरीफ जी सर, ठीक है ये परेशानी लाख हो रही है। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। देखे सुने जी शाह साहब कंटिन्यू करें जी प्लीज। क्या बात है, कहते हैं ना बदलता उस्मान काकड़ साहब, बाकी सेनेटर साहब, गुजारिश है जी शाह मुसाफ वाइंड अप करें सर। बदलता है आसमान रंग कैसे कैसे, और जो हमें जमहूरियत के दर्स और तलकीन करते थे, और जरा हौसला तो देखिए, परेशानी मत परेशान हो, आपके साथ है, आपका बाजू पकड़ेंगे, आपके साथ चलेंगे, आपको साथ लेकर चलेंगे, मत घबराइए। इंशाल्लाह आपकी जितनी तिश्नगी है वो दूर करना हमारा फर्ज है और इंशाल्लाह जरूर दूर करेंगे। जनाबे वाला, हमने फैसला कर लिया, इजलास हो रहा है, कल हुआ, कल होगा, जुम्मे को होगा, मुकम्मल इजलास होगा। हर इनपुट जो अपोजिशन का आएगा इंशाअल्लाह लेंगे, जो सियासी नुक्ताचीनी होगी वो सुन लेंगे, और जो कोई काम की बात होगी पल्ले बांध लेंगे और एनसीसी में ले जाएंगे और उसकी पॉलिसी मुरतब कर लेंगे। अब जनाबे वाला, कहा गया कि कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं है, हरगिज़ गलत बात, लग़्व बात है। यूनिफॉर्म पॉलिसी है और यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाने के लिए हमने क्या किया, सूबों को और मरकज को यकजा किया। हमने क्या किया, जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको यकजा किया, एनडीएमए को बिठाया, नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस को बिठाया, और हमने क्या किया, एक स्पेशल इजलास नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का बुलाया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ये जानते हैं, हुकूमतों में रहे हैं, उसमें सूबाई नुमाइंदगी नहीं होती, लेकिन ऑन स्पेशल इन्विटेशन सबको बुलाया गया। ऑल चीफ मिनिस्टर्स वर इनवाइटेड टू गिव देयर इनपुट, और उनकी इनपुट को सामने रखते हुए फिर हमने 27 मार्च को एनसीसी मुरतब की और एनसीओसी फॉर इंप्लीमेंटेशन जो है वो हमने सामने की। व्हाई? यूनिफॉर्मिटी ऑफ पॉलिसी, national approach, and Mr. Chairman, I can assure you that the government is absolutely clear that this is a national crisis and we need a national response, and we are evolving towards that situation. The world is, not just Pakistan, the world is, आपने देखा कि बरतानिया की मिसाल ले लें, बोरिस जॉनसन का पहला रिएक्शन क्या था, और फिर बाद में बोरिस जॉनसन ने बाद में क्या फैसला किया, वो आपके सामने है, तफसीलात का वक्त नहीं है। अब जनाबे वाला, मैं ऐसा करता चलूं, हमने कहा कि एक जबान से बात कीजिए। यहां कहा जाता है कि जनाब नुक्ताचीनी की जाती है, पीपल्स पार्टी पर यलगार हो गई, सिंध पर तलवार चल गई। हरगिज़ नहीं, सिंध हमारा है, सिंध हमारा है, सिंध का दारुल खिलाफा हमारा है। आज भी सिंध के दारुल खिलाफे पे अक्सरियत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एमक्यूएम हमारी जो हलीफ जमात है उनकी अक्सरियत है। तो हम कराची का, आपको ज्यादा दर्द है और हमें दर्द नहीं है, हरगिज़ हमें दर्द है। कराची उतना मेरा है जितना आपका है। आप सिंध के ठेकेदार मत बने, ये पूरा पाकिस्तान है और हम पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। तभी जब मैंने देखा, जब कल मैंने इनकी गुफ्तगू सुनी, मैंने कहा क्या हो गया पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी एक जमाने में वफाक की अलामत हुआ करती थी, और आज जिस पीपल्स पार्टी से वफाक की खुशबू आया करती थी, वहां आज सुबाइयत की बू आ रही है।
खुदारा इस रवैये को बदलिए, खुदारा सियासत की खातिर ये न कीजिए। आई अंडरस्टैंड डिफिकल्टीज है, मुझे पता है कि राशन की तकसीम में बेपनाह दिक्कत हुई है उनको, और आज सुप्रीम कोर्ट तक उनको उसकी जवाबदेही तलबी हो रही है कि कहाँ गए वो अरबों रुपए जो आपने राशन तकसीम किया। लॉकडाउन तो कर दिया, कहते हैं बड़ा लॉकडाउन। अरे ये क्लिफ्टन में लॉकडाउन, डीएचए में लॉकडाउन, मलीर में लॉकडाउन हमने देखा, कहां था लॉकडाउन? कहीं इंटीरियर सिंध में। आइए मैं आपको ले चलता हूं, ले जाता हूं मीरपुर खास ले जाता हूं, आपको ले जाता हूं मैं सक्कर हैदराबाद ले जाता हूं। कहां का लॉकडाउन? कौन सा लॉकडाउन? किसने देखा लॉकडाउन? आज बात की जा रही है। तो जनाबे वाला, हम ये कह रहे हैं कि आपने नेक नियति से कोशिश की, हम आपके साथ हैं, हम आपकी हर अच्छी कोशिश को सराहते हैं। मुराद अली शाह साहब ने जो मेहनत की है, मैं हरगिज उनकी मेहनत से इनकार नहीं करूंगा। अगर आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के दोस्तों ने मेहनत की है, फबिहा, हमको सलाम पेश करते हैं। उन्होंने सही फैसले किए हैं और हमको खराज तहसीन पेश करना चाहेंगे। लेकिन ये कह देना कि जनाब ये हमें ताने दे रहे हैं कि अशराफिया, नहीं। देखिए, समझने की बात है। और फिर सियासत में क्या होता है, कई दफा आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीजों को कोट करते हैं और अपनी मर्जी से चीजों को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। वजीर आजम ने यह हरगिज नहीं कहा कि यह लॉकडाउन अशराफिया ने करवाया। उनकी मुराद क्या थी, मैं उसकी वजाहत कर देता हूं। उनकी मुराद यह थी कि मुल्क में दो तबके हैं, एक अशराफिया का तबका है और एक जो आम शहरी है, जो दिहाड़ीदार है, जो मजदूर है, जो रेहड़ी वाला है, जो तांगे का कोचवान है, जो टैक्सी ड्राइवर है, जो रोड़ा बजरी कूट के बच्चों का पेट पालता है। एक जमाने में वो पुरानी पीपल्स पार्टी उनकी बात किया करती थी। आजकल की पीपल्स पार्टी में वो रिवाज नहीं है। मैं समझता हूं पॉलिसी बदल गई है, जाविया बदल चुका है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आइए, जो अशराफिया है, जो लॉकडाउन की बात करती है और बजा तौर पे करती है, उसमें लॉजिक है, उनके पास सस्टेन करने की कैपेसिटी है, उनके पास वसाइल हैं कि वो लॉकडाउन में जिंदा रह सकते हैं। लेकिन वो तबका जो है, वो डाउन ट्रोडन, वो पिसा हुआ तबका, उनके पास सस्टेन करने की कैपेसिटी नहीं है, वो भूखे मर जाएंगे। हमने लोगों को ट्विन चैलेंज है, एक चैलेंज है हमने जान बचानी है कोरोना से, और दूसरा है हमने जान बचानी है भूख और गुर्बत से। मैं नहीं कह रहा, माहिरीन माशियात कह रहे हैं कि अगर लॉकडाउन को मजीद प्रोलॉन्ग किया जाता तो 18.6 मिलियन 18.6 मिलियन ले ऑफ हो जाने थे, बेरोजगारी। मैं नहीं कह रहा, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर लॉकडाउन को जिस किस्म का ये तजवीज कर रहे हैं उसको बरकरार रखा जाता तो जो गुर्बत की लकीर के नीचे पाकिस्तान का तबका रह रहा है वो 21 से 71 मिलियन पीपल वुड एडिशनली बी पुश्ड बीनीथ द पॉवर्टी लाइन। जनाबे वाला, ये सब चीजें हैं। अब हमने देखा कि अब हम क्या करें, और ये देखिए, ये बहस पूरे मुल्क में हो रही है, ये बहस अमेरिका में हो रही है, ये बहस यूरोप में हो रही है। आज यूरोप जो ईज कर रहा है, क्यों कर रहा है जनाब चेयरमैन? इसलिए कर रहा है कि उन्होंने देखा है कि ये अनसस्टेनेबल है। अब इनका आर्ग्यूमेंट क्या होता है कि उन्होंने इसलिए किया कि उन्होंने पीक कर लिया और पीक के बाद उन्होंने फैसला किया। हां, हमने भी आज जो फैसला किया है हवा में नहीं किया, डेटा की बुनियाद पर किया है। 2.5 महीने का डेटा, उसको हमने एनालाइज किया, और वो डेटा क्या कहता है? डेटा कहता है कि वर्ल्ड की जो डेथ और इन्फेक्शन रेशियो है वो 6.8% है, और पाकिस्तान की जो रेशियो है वो 2.17% है। दुनिया का जो इन्फेक्शन कर्व है वो उसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई, यूं गया और फिर यूं नीचे आया। हमारे यहां हालात मुख्तलिफ हैं। हम देख रहे हैं कि हमारा जो कर्व है वो बढ़ रहा है, राइज कर रहा है, और जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ेगी उसमें राइज होगा, बिल्कुल होगा, इसमें कोई शक व शुबा ही नहीं है। लेकिन उसका फ्लैटन होने में वक्त ज्यादा लगेगा। अब कितना लग सकता है? 2 महीने लग सकते हैं, 6 महीने लग सकते हैं। नाउ कैन पाकिस्तान
सस्टेन अ लॉकडाउन ऑफ दैट नेचर। कैफियत यह है कि सिंध की अपनी हुकूमत ने ताजरों के साथ मुज़ाकरात किए और नाकाम हो गए। इन्होंने कहा जी हम ऑनलाइन शुरू करते हैं, नाकाम हो गई ऑनलाइन पॉलिसी इनकी। फिर ताजरों ने कहा तुम खोलो ना खोलो, पीर के रोज हम खोल रहे हैं। तो ये तो फिर मजबूरन इनको अपनी हिकमत अमली पर दुरुस्त तौर पर अपनी नजरसानी करनी पड़ी, बिकॉज उनने देखा कि लॉकडाउन पर पूरा अमल नहीं हो रहा, ताजर धमकियां दे रहे हैं। फिर नमाज रमजान आ गया। अब क्या करें जनाब, रमजान में तो वैसे ही तादाद मस्जिदों में बढ़ जाती है, मामूल के मुताबिक बढ़ जाती है। अब इस साल बड़ा एक मखमसा, मस्जिद से रोके और इन्होंने रोकने की कोशिश की, लाठियां चलाई, लोगों को बंद किया, नाकाम हो गए। नहीं हो सकता था, लोग मस्जिदों में गए। फिर बुलाया, बिठाया, कहा आओ बैठकर, उलमा को बुलाया, मशाइख को बुलाया, SOPs मुरतब किए और पूरा कहा कि इस तरह करो। अब हुकूमत वक्त लोगों को आगाह कर सकती है, अवेयरनेस कैंपेन कर सकती है। हजूर वाला, हमारे यहां कोई डिक्टेटरशिप नहीं है कि यहां ये मोनार्की नहीं है, ये डेमोक्रेसी है। यहां लोगों को कायल करना पड़ता है, लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है, और हम ये डंडे के जोर पर सब कुछ नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं तो कर दीजिए। हमने क्या कहा, फिर कहती है हमें 18वीं तरमीम का ताना देते हैं। हरगिज नहीं, 18वीं तरमीम हमारी है, ये आइन हमारा है। हम 18वीं तरमीम को आज भी मानते हैं, उसकी अफादियत, उसकी अहमियत, सूबाई खुद मुख्तारी, ये सब असूल जो हैं हम उनके कायल कल भी थे, आज भी हैं। फिर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और ये 18वीं तरमीम को छेड़ने की बात की जा रही है, 18वीं तरमीम को दफन करने की बात की जा रही है। प्लीज, सियासी जरूरत हो सकती है, एक नया पॉइंट चाहिए होगा। मैं वाज़े तौर पर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहना चाह रहा हूं, 18वीं तरमीम को दफन करना हमारी हिकमत अमली, हमारी सियासत नहीं है। 18वीं तरमीम के जो उम्दा जो पहलू हैं वो हमें कल भी कबूल थे, आज भी कबूल है। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं 18वीं तरमीम का नफाज हुआ, उसको हो गए 10 साल। 10 साल में हमारे सामने तजर्बात आए, उन तजर्बात से हम सीखें कहां हमने बेहतरी की है और कहां कमजोरियां हैं। जहां कमजोरियां हैं आइए मिल बैठकर नजरसानी करते हैं। हमारे पास तो 2/3 अक्सरियत है नहीं, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आपकी ईमा और आपकी मर्जी के बगैर तरमीम हो ही नहीं सकती, तो आप परेशान क्यों होते हैं? बिल्कुल परेशानी की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम का हम एहतराम करते हैं, हम नेशनल पॉलिसी मुरतब कर रहे हैं, लेकिन 18वीं तरमीम आपको खुद मुख्तारी किसी हद तक देती है और हम भी देना चाहते हैं कि ग्राउंड रियलिटीज देखिए जनाब वाला, बलोचिस्तान की जो ग्राउंड रियलिटी है वो पंजाब से नहीं मिल सकती, और पंजाब की जो ग्राउंड रियलिटी है हो सकती है वो कराची से ना मिले। तो हमें वो थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी सूबाई हुकूमतों को देनी है और इसमें कोई हर्ज नहीं है। हम चीन गए, मैं खुद सदर शी से मिला, उन्होंने कहा जो हमारी हिकमत अमली वुहान में थी, जो हमारी हिकमत अमली खूबे प्रोविंस में थी, वो तिब्बत में नहीं थी, क्योंकि तिब्बत के ज़मीनी हकायक और थे, वुहान के ज़मीनी हकायक और थे। तो हमने इसी को मद्देनजर रख करके बात की है। जनाबे वाला, मैं ये भी कहता चलूँ, फिर एक और नुक्ता, मैं 2-3 नुक्तों की बात करता हूँ क्योंकि बहुत अहम है जनाब चेयरमैन, एंड प्लीज गिव मी अ फ्यू मोर मिनट्स। कल भी मैंने सुना बड़ा जुल्म हो गया, दुहाई ऑर्डिनेंस जो है वो वापस कर दिया गया। बिल्कुल, हम ऑर्डिनेंस का एहतराम करते हैं जो सिंध हुकूमत ने दिया है, लेकिन सिंध हुकूमत अपने गिरबान में झांक के तो देखे वो ऑर्डिनेंस क्या ला रही है। क्या सिंध हुकूमत उन चीजों पर कानून साजी कर सकती है जो उनके जिम्मे में नहीं आती, जो उनका आईनी इख्तियार नहीं है? आप कहते हैं यूटिलिटी बिल्स हमने माफ कर दिए, गैस के बिल माफ कर दिए, आप होते कौन है माफ करने वाले? आइन ने आपको इख्तियार नहीं दिया, हाउ कैन यू डू इट? तो गवर्नर ने क्या कहा कि देखिए मैंने इस पे एक लीगल राय ली है और लीगल राय को लेकर मैंने आपको वापस किया है, इसको दुरुस्त कर ले, और जो दुरुस्त आपका ऑर्डिनेंस है वो ले हम पास कर देंगे, मैं उस पर साइन कर दूंगा। लेकिन आप अगर अपनी मर्जी और सियासी उसमें नश्व नुमा करने की कोशिश करेंगे तो ये ऐसा नहीं हो सकेगा। फिर जनाबे वाला बात हुई
कि जी सूबों के साथ नारवा और सिंध के साथ नारवा सलूक बरता जा रहा है, इम्तियाजी सलूक हरगिज नहीं। मैंने कल भी फैक्ट्स और फिगर्स दिए थे और मेरे पास ये पूरे मौजूद हैं। मैं मोहतरमा सेनेटर साहिबा की खिदमत में पूरे दे सकता हूं। मास्क, N95, सूट्स, हर चीज जो हमने सिंध को दी है, और मुख्तसर ये कहूंगा आपकी आबादी के तनासब से ज्यादा दी है। तो ये कह देना और ये मातम कर देना कि हाय सिंध के साथ ज्यादती, नहीं, सिंध के साथ ज्यादती ना हुई है, ना इंशाअल्लाह होगी, क्योंकि सिंध हमारा है, सिंध हमारा है। और इंशाअल्लाह सिंध में हम जाएंगे और सिंध में भी इंशाअल्लाह सियासी तौर पर हम अपना लोहा मनवाएंगे, जैसे पंजाब में मनवाया, जैसे खैबर पख्तूनख्वा में मनवाया। तैयारी कर लो, सिंध में भी इंशाअल्लाह आ रहे हैं हम, तैयारी कर लो। जनाब वाला, अब मैं ग्लोबल रिसेशन और इकॉनमी की बात हुई। मोहतरम राजा जफरुल हक साहब ने इकॉनमी का जिक्र किया, बजा तौर पे किया। सीनियर आदमी है, समझदार है, जीरक है, दुनिया पर नजर है इनकी, और सियासत से हटकर बात की। मैं इसलिए एहतरामन उसी लहजे में बात करूंगा जिस लहजे में उन्होंने गुफ्तगू की, फहमो फरासत की बात की। उन्होंने कहा देखिए एक रिसेशन आ रहा है और ये दुनिया कह रही है कि कोविड-19 से एक ग्लोबल रिसेशन है। द ग्लोबल इकोनॉमी विल कॉन्ट्रैक्ट बाय 3%। नाउ इफ द ग्लोबल इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट्स बाय 3%, that comes to trillions of dollars. अब ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स जब होंगे उसका इंपैक्ट होगा, दुनिया पे होगा, पाकिस्तान पे होगा। हमारी सबसे बड़ी मंडियां कौन सी हैं? या यूरोप है या अमेरिका है। आज यूरोप की हालत आपके सामने है, अमेरिका की हालत आपके सामने है। आपकी एक्सपोर्ट्स गिरी हैं। सिर्फ मार्च को अप्रैल से आप कंपेयर करें तो योर एक्सपोर्ट्स हैव गॉन डाउन बाय 41%। गल्फ की जो सूरत हाल है, जो तेल की कीमतें हुई हैं, वो आपके सामने हैं। और अगर आपकी जो लेबर की रिमिटेंसेस आती हैं, ज्यादा कहां से आती हैं? गल्फ से आती हैं। तो बहुत ले ऑफ का खतरा है गल्फ से, और अगर गल्फ से ले ऑफ होती है तो उसका इंपैक्ट आपकी रिमिटेंसेस से पड़ेगा। एंड देयर इज एन एस्टिमेट, I can't speak with authority, but there is an estimate that your remittances might go down between 20 to 23%. Now, remittances going down, exports going down, revenue collection going down, so there is a serious economic situation जिसको हमने बैठकर उसका मुकाबला करना है। और उस serious economic situation में भी हमने एक stimulus दिया है of 1.2 trillion rupees, which is historic. Never in the history of Pakistan a stimulus of this nature has been given before. जनाबे वाला, मैं अर्ज करता हूँ राजा साहब ने बहुत एक और उम्दा बात की, and that's the difference between person who's speaking through experience and people who are here for political point scoring. आपने फरमाया कश्मीर, आपने कश्मीर की तरफ तवज्जो दिलाई, से वान की और दुरुस्त दिलवाई। आज कश्मीर की जो सूरत हाल है जनाब चेयरमैन, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं, एंड आई स्पीक एज फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस है। मकबूजा कश्मीर पहले ही मुश्किलात से दो चार था। 9 महीने वो सीज की कैफियत में थे और आपके सामने हालात उनके थे। पाबंद सलासिल, लीडरशिप अंदर, इंटरनेट बंद, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट, सब कुछ था, लेकिन उस पर कोरोना आ गया। और फिर कोरोना की आड़ में उन्होंने तावन का हाथ नहीं बढ़ाया। वो जालिम, वो नरेंद्र मोदी और वो जो आरएसएस की सोच, वो हिंदुत्व की सोच रखने वाली हिंदुस्तान की हुकूमत ने दुनिया तावन का हाथ बढ़ा रही है और उन्होंने जालिमाना गिरफ्त, उन्होंने लोगों का गला दबोचा। क्या किया? उन्होंने कोरोना की आड़ में लोगों के घरों में दाखिले शुरू कर दिए और उन्होंने लोगों को, निहत्ते लोगों को मारना शुरू कर दिया। और नई हिकमत अमली अपनाई है कि जब मारते हैं तो लवाहिकीन को लाश भी नहीं देते हैं ताकि जनाजा हो सके और जनाजे की वजह से वहां एक एहतजाज की कैफियत पैदा हो सके। ये है वो हुकूमत जिसका आप मुकाबला कर रहे हैं। जनाबे वाला, उन्होंने कोरोना की आड़ में क्या किया? तावन नहीं किया, उन्होंने डोमिसाइल रूल्स में तब्दीली की ताकि जो नॉन रेजिडेंट हैं उनको वहां प्रॉपर्टी राइट्स दे दिए जाएं, रेजिडेंट्स के राइट्स दे दिए जाएं। और इसका हमने एहतजाज किया। मैंने
पूरी इस्लामिक वर्ल्ड के एक एक वजीर खारजा को खत लिखा है, मैंने ओआईसी को खत लिखा है, और ओआईसी के मैंने सेक्रेटरी जनरल को कहा है, कहां है ओआईसी? हम फाउंडिंग मेंबर्स हैं, पाकिस्तान फाउंडिंग मेंबर है ओआईसी का। ओआईसी कब जागेगी? ओआईसी कब बोलेगी? ओआईसी क्यों नहीं बोल रही कि आज वहां क्या हो रहा है? हेट मॉन्गरिंग हो रही है, कहा जा रहा है हम हिंदुस्तान को कोरोना जहाज से हम पनाह दे रहे हैं, हम हिंदुस्तान को सुपर स्प्रेडर्स। कौन है सुपर स्प्रेडर्स? मुसलमान हैं, ये मुसलमान हैं जो सुपर स्प्रेडर्स हैं, उनका वो हेट मॉन्गरिंग की जा रही है। और अल्लाह के फजल करम से यूरोपियन यूनियन में, अक़वाम मुत्तहिदा में, सिक्योरिटी काउंसिल में हमने इस बात को उठाया। जनाब वाला, मैंने कश्मीर की ग्लोबल की बात कर ली। आखिरी बात जो मैं करना चाहूंगा जी शाह साहब, वो ये है कि मैं मोहतरमा चली गई, काश होती तो मैं उनकी खिदमत में पेश करता कि हमने कई फैसले किए। मिसाल के तौर पे एहसास की बात की, ये रंग देना चाह रहे हैं कि एहसास बिस्प है। नहीं है एहसास बिस्प, हमें बिस्प पर कोई इतराज नहीं है। अच्छा था, हमने कंटिन्यू रखा, हमने खत्म नहीं किया, लेकिन बिस्प महदूद था, छोटा था। हमने बिस्प को एक्सपेंड करके एहसास की शक्ल दी है, और एहसास की शक्ल में हमने 12 मिलियन फैमिलीज, 1 करोड़ 20 लाख कुंबों को हम इसमें से हम कैश असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, उसमें जो बिस्प है वो तो सिर्फ 4 मिलियन है। 12 मिलियन में से बिस्प इज ओनली 4 मिलियन, द रेस्ट इज द एक्सपेंडेड एहसास। आई एम जस्ट क्लैरिफाइंग फॉर पीपीपी, जो हम वहां एहसास लगा रहे हैं तो ये अपने वहां बैनर लेके आ जाते हैं और जनाब वो कहते हैं जी हम प्लीज लोगों की आंख में धूल मत झोंके, लोग अब इतने सादा नहीं हैं, और ये आपको वक्त बताएगा कि वो सादगी का वक्त गुजर गया है। इसी तरह यूटिलिटीज की रिलीफ दी है कमर्शियल इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को, कमर्शियल कंज्यूमर्स को यूटिलिटी की दी है। यूटिलिटी स्टोर्स में जो 19 आइटम्स को सब्सिडाइज किया है, 50 अरब रुपए की रकम मुख्तस की है। क्या सिंध उससे मुस्तफीद नहीं हो रहा? क्या और सूबे से मुस्तफीद नहीं होंगे? सिर्फ इस्लामाबाद होगा? नहीं, पूरे पाकिस्तान का सोचा जा रहा है, और रमजान पैकेज उसके अलावा है। इसके साथ साथ 75 अरब रुपया एक, और जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है जिसमें खातिर खा रकम आई है, वो सारा पैसा हम डाइवर्ट कर रहे हैं टू अनएम्प्लॉयड, कोरोना की वजह से जो बेरोजगार हुए हैं, उस तबके को हम एक रिलीफ देना चाह रहे हैं। मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मैं आज भी कहता हूं, जनाब चेयरमैन, मैं दावत देता हूं ऑपोजिशन को, मैं दावत देता हूं, आइए, आपके पास कोई तजावीज हैं तो हमारे सामने रखिए, खंदा पेशानी से, फराख दिली से हम सुनेंगे, कबूल करेंगे। हाँ, सियासत करनी है जरूर कीजिए, वो आपकी मजबूरी है, आपकी ज़रूरत है, हमारी भी ज़रूरत है। जब आप सियासत करेंगे तो हम भी सियासी ज़बान में जवाब देंगे। जब आप नेशनल बात करेंगे, हम नेशनल अंदाज में सोचेंगे। दावत आपको दे रहा हूं, मिल बैठकर बात करना चाहें, हम उसके लिए तैयार हैं। शुक्रिया जनाब। थैंक यू। सेनेटर मुसद्दिक मसूद साहब। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। चेयरमैन साहब, मैं आपको आज 2 कहानियाँ अपनी बात शुरू करने से पहले सुनाना चाहूँगा। जी। आज से तकरीबन 20 साल पहले एक दिन मेरा बेटा बीमार हो गया। कई महीने तक उसका बुखार नहीं उतरता था, बहुत परेशान